27 अगस्त 2003। आज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कश्मीर आने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर थी। बस इस बात से बेखबर कि विस्फोटकों से लिपटा हुआ एक आदमी साइकिल पे बैठ कश्मीर की उन ऊंची नीची गलियों से होते हुए लगातार वाजपेयी जी की तरफ आगे बढ़ रहा था। यह आदमी वाजपेयी जी से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे था। तभी इसके सामने बीएसएफ के जवानों का एक नाका आता है। आम कश्मीरी के भेष में यह आदमी जवानों की आंखों में धूल झोंक नाका को लगभग क्रॉस ही कर चुका था कि तभी एक जवान को इसकी मुट्ठी में कुछ अजीब सा दिखता है और वो पीछे से इसे रुकने को कहते हुए इसकी तरफ चलने लगता है। इतने जवानों को अपनी तरफ आता देख ये विस्फोटक फोड़ने का फैसला लेता है। तभी इसके सामने एक जवान आता है और इस पे कुछ पड़ता है। हाथापाई के बाद ये आदमी जवानों के कब्जे में आ जाता है। इसे तुरंत सेफ हाउस ले जाया जाता है और पूछताछ में जो इन्हें पता चलता है उसे सुन सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये तुरंत अपने सीनियर नरेंद्र दुबे को फोन कर बताते हैं सेफ जल्दी आ जाए, गाजी बाबा की पक्की खबर मिली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का JNK मेन कमांडर और भारत को 2008 पार्लियामेंट अटैक जैसे हमले देने वाले खतरनाक आतंकी गाजी से जुड़ी खबर जब दुबे को मिली तो वो बिना कोई देरी किए बीएसएफ के सेफ हाउस पहुंच जाते हैं। वहां यह पता चलता है कि वाजपेयी जी को जान से मारने के लिए पाकिस्तान से आया है। साथ ही दुबे को उनके जवान बताते हैं कि अंसर ने गाजी के ठिकाने के भी सारी जानकारी दे दी है। ये सुनते ही दुबे एक पल भी इंतजार किए बिना अपनी टीम के साथ उस ठिकाने पे रेड मारने के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचते ही ग्राउंड फ्लोर से शुरू करते हुए दुबे और उनकी टीम 3rd फ्लोर तक पहुंच जाती है। छानबीन खत्म होने को आई थी और गाजी तो क्या उसके किसी गुर्गे तक का नामो निशान नहीं मिलता है। पिछले कई महीनों से गाजी बाबा को खून के लिए प्यासे शेर की तरह दुबे आज अपना आपा खो ही देते हैं। वो इस घर के मालिक को तुरंत गर्दन से पकड़ उसकी आंखों में आंखें डाल एक ही सवाल पूछते हैं, गाजी कहां मिलेगा? दुबे का गुस्से से लाल चेहरा देख यह आदमी समझ जाता है कि अगर दुबे के साथ सहयोग नहीं किया तो एक भयानक भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। यही सब सोच बिना कोई बहाना बनाए ये आदमी तोते की तरह बोलने लगता है, मुझे सच में नहीं पता, मैं बस एक कारपेंटर को जानता हूं, साहिब, जो अक्सर गाजी के साथ आया करता था। इधर दुबे इस बंदे के बताए हुए पते पे जाकर इस कारपेंटर को पकड़ लेते हैं और आगे चल के यही वो इंसान बनता है जो कश्मीर के लादेन कहे जाने वाले गाजी के लिए नरक के दरवाजे खुलवा देता है। जहां दुबे गाजी को मौत के घाट उतारने के करीब पहुंचते जा रहे थे, वही गाजी अपने बिल में घमंड में चूर होकर बैठा था। दरअसल गाजी का ऐसे घमंडी होना स्वाभाविक है क्योंकि आंसर के पकड़े जाने की खबर उसको पहले ही मिल गई थी, इसलिए वह दुबे से एक कदम आगे चल रहा था। साथ ही भारत का यह दुश्मन एक या दो नहीं बल्कि 10-10 आतंकियों के सुरक्षा घेरे में रहता है और तो और जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का यह राइट हैंड माना जाता है। गाजी की बात करें तो पाकिस्तान के बहावलपुर में पैदा हुआ ये आतंकी बंदूक चलाना, विस्फोटक बनाना और यहां तक कि हेलीकॉप्टर उड़ाना भी जानता था। उसने 1990 के दशक में खुलेआम कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया था। साल 2000 में इंडियन आर्मी के बदामी बाग पे हमला करवा फौजियों को शहीद करवाया। 2001 में भारत पाकिस्तान को युद्ध में लगभग झोंकने वाला पार्लियामेंट अटैक करवाया। 2008 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा पे हमला करवाया जिसमें 38 लोग मारे गए। 2002 में अमरनाथ यात्रा पे हमला करवाया। इसके अलावा कई बीएसएफ के जवानों की हत्या करवाई। यहां तक कि गाजी ने कश्मीर में 300 जिहादियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रखा था। साफ शब्दों में कहें तो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के कश्मीर में आतंक फैलाने के सपने को हकीकत का रूप कोई दे रहा था तो वो गाजी ही था। इसके अलावा गाजी की हिंदुस्तान से नफरत का अंदाजा इस बात से लग जाएगा कि कश्मीर को आजादी दिलवाने के नाम पे आतंक फैला रहा गाजी शक होते ही किसी भी कश्मीरी को मार देता था। गाजी चाहे कितने भी घमंड में हो,
लेकिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसकी जिंदगी और मौत की दूरी ना के बराबर करने वाला था। 30 अगस्त 2003 में आज का दिन कुछ ऐसा मोड़ लेता है जो गाजी के लिए तो डरावना साबित होता ही है, पर दुबे को भी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दे जाता है। गाजी रोज की तरह आज भी अपने किसी बिल में छुपकर एक नए अटैक की प्लानिंग में जुटा हुआ था। उधर उस कारपेंटर ने दुबे को बताया कि वो गाजी से आखिरी बार ओल्ड श्रीनगर के नूरबाग इलाके में मिला था। दुबे, जो पहले ही एक बार आंसर के बताए पते पे गाजी को खो चुके थे, वो इस बार बिना कोई रिस्क लिए अपने 3 वरिष्ठ साथी त्रिवेदी, हिमांशु, बिनु चंद्रण, बीएसएफ के जवानों की टुकड़ी और कारपेंटर के साथ सुबह के 3 बजे ही रेड मारने निकल जाते हैं। नूरबाग की इस 3 मंजिला इमारत के चारों तरफ बीएसएफ के जवानों ने घेरा बिछा दिया था। सारे जवान छोटी छोटी टुकड़ियों में बटे हुए थे और एक टुकड़ी को दुबे खुद लीड कर रहे थे। दुबे इस घर के दरवाजे के बाहर खड़े थे और अभी अपने मन में उछाल मार रहे सवालों में उलझे ही थे कि तभी उन्हें इस घर की 3री मंजिल पे लाइट लपकती दिखाई देती है। वो तुरंत अपने साथियों को इशारा करते हुए घर में घुस जाते हैं। जवानों की एक टुकड़ी पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर और अंत में सेकंड फ्लोर को छान मारती है। सेकंड फ्लोर पे जवानों को डरी हुई हालत में एक महिला मिलती है, जो बाद में गाजी की कश्मीरी पत्नी सादिया निकलती है। उसे बाहर का रास्ता दिखा दुबे और उनकी टीम 3rd फ्लोर पे चढ़ने लगती है। दुबे आगे आगे थे और उनके पीछे ही जवानों की टुकड़ी चल रही थी। हर बढ़ते कदम के साथ हर किसी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि गाजी हमेशा अपने शरीर पे बारूद से भरी जैकेट पहन के रखता था और अगर उसे उसकी मौत उसकी तरफ आने का हल्का भी शक हुआ तो वो पूरे घर को एक पल में राख कर देगा। दुबे और उनकी टीम 3rd फ्लोर पे पहुंच चुकी थी। सबसे आगे चल रहे दुबे एक गहरी सांस लेते हुए अपने डर पे संयम बना एक झटके में दरवाजे को खोल देते हैं। इसके बाद दुबे और उनके कई साथी बंदूक ताने एक एक कर कमरे में फुर्ती से घुस जाते हैं। कमरे का दृश्य देख दुबे और उनके साथी हैरान परेशान होने लगते हैं। दरअसल कमरा पूरी तरह खाली था और अब सब सोच रहे थे कि गाजी को धरती निगल गई या आसमान। बेशक दुबे और उनके साथी का मनोबल अब टूट चुका था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने एक पल के लिए सभी को अंधा कर दिया। गाजी के कमरे में ना होने के कारण दुबे ने तुरंत कारपेंटर को ऊपर बुलाया और वो उसे गुस्से में कुछ कहते उससे पहले ही कारपेंटर ने कमरे में लगे एक शीशे की तरफ इशारा किया। एक जवान जैसे ही शीशे की तरफ जाने लगता है और शीशे को हाथ लगाता है, तभी शीशा टूटकर नीचे गिर जाता है। कोई कुछ समझ पाता कि इतने में ही शीशे के पीछे से घड़-घड़ गोलियों और ग्रेनेड की लड़ी लग जाती है। असल में यह शीशा नहीं, गुप्त कमरे का दरवाजा था और अब दुबे और उनकी टीम गाजी के बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। इस छोटे से कमरे में कवर लेने की भी कोई जगह नहीं थी और इसी कारण शीशे के पीछे से गोलियां चला रहे गाजी और उसके साथियों ने जवान बलबीर सिंह को शहीद कर दिया। कुछ गोलियों ने जवान नील कमल की उंगलियां उड़ा दी। अपने साथियों को इस हालत में देख दुबे सबको पीछे हटने का इशारा करते हैं और पीछे हटने वक्त दुबे आतंकियों पे पूरी मैगजीन खाली कर देते हैं। अब आतंकी बैकफुट पे आ जाते हैं और हमारे जवानों का खून बहा के चैन की नींद सोने वाले इन आतंकियों और इनके सरदार गाजी की मौत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आतंकियों की तरफ से गोलियां कम होते ही दुबे अपनी टीम के साथ फिर कमरे में घुस जाते हैं और इस बार बाजी दुबे की तरफ रुख मोड़ लेती है। दुबे आतंकियों पे ग्रेनेड और गोलियों की बारिश करने में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कब दुगुमें उनके पेट को चीरती हुई आर पार हो जाती हैं। उनका ढेर सारा खून बहता देख एक जवान उन्हें पीछे खींचता है और दुबे, जो लगभग बेहोशी की हालत में जा चुके थे, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। इधर दुबे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे होते हैं और उधर जवानों ने अब तक पूरे घर को गोलियों से भून कर रख दिया था।
गाजी का करीबी और कुख्यात आतंकी राशिद खिड़की से कूद भागने लगता है। उसे हमारे जवान वहीं मार गिराते हैं। गाजी के अलावा जैश ए मोहम्मद के ही 2 नए आतंकी अब्बू जैद और अब्बू काशा भी मारे हुए मिलते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह पार्लियामेंट अटैक के गुनहगार गाजी बाबा को हमारी बीएसएफ ने मौत के घाट उतारा था। गाजी का मरना जैश ए मोहम्मद के लिए इस हद तक खतरनाक साबित हुआ कि उनके द्वारा कश्मीर में किए जाने वाले हमलों में अचानक गिरावट आ गई। उन्हें कोई याद भी नहीं रखता। इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी को नमन करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।